हाँ चलिए, चलो कोई बात नहीं। तो बताओ नरेशन कितने तरह का होगा? 2 तरह का। पहला बताओ डायरेक्ट नरेशन, दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? चलो, नरेशन का मतलब समझोगे कथन, जो मतलब फर्स्ट पर्सन अगर सेकंड पर्सन से कहेगा और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बातों को थर्ड पर्सन से शेयर करेगा, तो इस टाइप के कथन को क्या कहेंगे? नरेशन ही करेंगे। और नरेशन मतलब होता है 2 तरह का, एक तो होता है डायरेक्ट, एक क्या होगा? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जैसे फर्स्ट पर्सन ने कहा सेकंड पर्सन से और हू बहू उसने थर्ड पर्सन को वही बात कह दिया, तो उसको क्या कहोगे? डायरेक्ट हो गया। और उसमें अगर मिक्स करके अपनी तरफ से बातें बोल दिया तो उसको क्या कहोगे? इनडायरेक्ट। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने लिख लिया है। नरेशन बताओ कितना तरह का? 2 तरह का। क्या लिखे होंगे? डायरेक्ट नरेशन, दूसरा क्या लिखे होंगे? इनडायरेक्ट नरेशन, है ना। और डायरेक्ट के बाद क्या लिखे होंगे? डायरेक्ट नरेशन। और डायरेक्ट नरेशन को ही क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हुआ। और दूसरा नंबर में क्या लिखोगे? इनडायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन को ही क्या कहोगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इतनी बातें क्लियर है? इनडायरेक्ट स्पीच। और सुनिए, अब आप हेडिंग डालिए डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। डायरेक्ट नरेशन लिख के डैश दीजिए। लिखिए डायरेक्ट नरेशन, लिखिए डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच लिख के डैश दीजिएगा, लिख के डैश दीजिए। चलो हिंदी में बोल देता हूँ पहले। लिखिए जब 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 वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को, वक्ता मतलब स्पीकर, स्पीकर समझ रहे? फर्स्ट पर्सन जो होता है, जो मतलब ये बातें बोलेगा। डायरेक्ट नरेशन में लिखना, डायरेक्ट स्पीच में, जब वक्ता के कथन को जब वक्ता के कथन को हूबहू लिख देते हैं, जब वक्ता के कथन को हूबहू लिख देते हैं, जब वक्ता के कथन को हूबहू लिख देते हैं तो उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो उसे डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखो इंग्लिश में अगर चाहोगे तो लिख सकते हो, when we write speaker's statement as the same or as it is, when we write speaker's statement, when we write speaker's statement as it is or at the same, ठीक है, as it is या as the same, that is called direct speech or direct narration, है ना। We cannot change the statement, we have to write the same things, है ना, as it is। लिख लिए? चलिए बताओ डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? जब वक्ता के कथन को, वक्ता समझ रहे हो, जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है, सेम टू सेम लिख दें, जैसा है वैसे ही लिख देते हैं, तो उसको क्या कहोगे? डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच। लिखना, स्टार लगा के नोट में लिखना, यह कथन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है, यह कथन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है, यह कथन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है।
यह कथन कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहा है, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा क्या हूँ, दोस्त हूँ। अब बताओ किसने कहा है, ही ने कहा है। हमेशा देखो स्पीकर जो होगा ही ने कहा, क्या कहा है, आई एम योर फ्रेंड। किससे कहा है, मुझसे। यानी बताओ कहने वाला कौन है, ही। तो आई किसकी जगह यूज़ हुआ है, ही की जगह हुआ। समझ रहे, आई किसके लिए यूज़ हुआ है, ही के लिए यूज़ हुआ। आगे चल के इसका चेंज ऑफ मतलब पर्सन पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझना मुझे कि डायरेक्ट नरेशन कब पकड़ोगे, समझ जाना जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है वो हमेशा डायरेक्ट नरेशन का एग्जाम्पल होगा। बात समझ पा रहे, अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नहीं है कहीं पे और ऐसे ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है तो समझ जाना इनडायरेक्ट के एग्जाम्पल हैं, इनडायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल। ठीक है ना, तो वही नोट में आपने क्या लिखा है, या हमेशा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं। क्लियर है, अब एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ये डायरेक्ट नरेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जल्दी कीजिए। चलिए अब इनडायरेक्ट स्पीच लिख के डैश दीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन लिखिए, जब वक्ता के कथन को 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 हूबहू नहीं लिखते हैं जब वक्ता के कथन को हूबहू नहीं लिखते हैं जब वक्ता के कथन को हूबहू नहीं लिखते हैं जब वक्ता के कथन को हूबहू नहीं लिखते हैं जब वक्ता के कथन को हूबहू नहीं लिखते हैं तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, जब वक्ता के कथन को डायरेक्ट नहीं लिखते या हूबहू नहीं लिखते, जैसे है वैसे नहीं लिखेंगे, अपने शब्दों में मिला के लिखते, तो उसको क्या कहोगे, इनडायरेक्ट स्पीच। इतनी बातें क्लियर है, लिखेंगे इंग्लिश में, when we do not write when we do not write the same statement which the speaker spoke, that is called indirect narration or indirect speech, है ना। we have to add some extra information and we have to follow the rule, the change of person, है ना। हम लोग को फॉलो करना पड़ता है उस चेंज ऑफ पर्सन को, कैसे कैसे चेंज करते हैं और उसके रूल रेगुलेशन को पढ़ते हैं। ठीक है ना, तब वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ठीक है ना, तो जो स्टेटमेंट उसने कहा है वो हूबहू नहीं लिखते, है ना, अपने शब्दों में, और वो अपने शब्द कहाँ से लाएंगे, चेंज ऑफ पर्सन से, वो रूल सीखेंगे अभी। ठीक है ना, चलिए इतनी बातें समझ में आ गया कि डायरेक्ट में क्या होता है, जैसे वो कहे वैसे ही लिख दीजिए, वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा, जैसा वो कहे वैसे नहीं, अपने शब्दों में लिखना, हूबहू नहीं लिखना है, और इसको चेंज करना और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है। और जैसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाओगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे, इसमें क्या करना पड़ेगा, सब कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन लाना पड़ेगा। उस रूल रेगुलेशन को सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी समझेंगे वन बाय वन। फिलहाल ये समझो कि इनडायरेक्ट एग्जाम्पल इसी को मैं ले लेता हूँ, आपको कुछ नहीं करना, सेज के बदले क्या लगा देना, फिलहाल टेल्स, ऐसे सेज का सेज भी लिख सकते हो और टेल्स मी लगा देना। किसी ने अगर कह दिया ही सेज टू मी, ऐसे ही लिख दिया सेज टू मी, तो भी सही है, ऐसी बातें नहीं है।
आपने ही टेल्स मी लगा दिया तो भी सही है, ही सेज टू मी लगा दिया तो भी सही है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप फिलहाल क्या लगाओगे, दैट। ठीक है, आए या ना समझ में आए कोई बात नहीं है। फिलहाल ये समझो, एक एक सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या फ़र्क है। डायरेक्ट का मतलब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पूरा स्टेटमेंट रहेगा जो स्पीकर कहेगा, और इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो स्पीकर कहेगा वो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहेगा, पूरा स्टेटमेंट एक बना हुआ। क्लियर है। और दैट के बाद वो स्टेटमेंट लिखोगे, आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, ही, और ही के अकॉर्डिंग फिर प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस है तो हीज लगाओगे, योर सेकंड पर्सन माई में बदलेगा और माई फ्रेंड लगेंगे। ठीक है ना। फिलहाल ये एग्जाम्पल है, आप समझ जाइए। मैं इसको अभी बताऊंगा कैसे कैसे चेंज करते हैं। फिलहाल इनडायरेक्ट कैसे समझोगे, जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास नहीं रहता, समझ जाना क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर है। और जिसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रहा वो स्टेटमेंट में, तो समझ जाना क्या होगा, डायरेक्ट। ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया। डायरेक्ट का मतलब जो कथन कहा वो सीधा रहेगा, ठीक है ना, कि ये कहा उसने। और इनडायरेक्ट में अपनी तरफ से चेंज करेंगे, और चेंज करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, रूल रेगुलेशंस। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलिए अब देखोगे हम लोग पहले नंबर में पढ़ेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर देखो, खाली आप गौर से देखना है, एक भी डॉट नहीं रहेगा। फिलहाल जो मैं बातें बताया हूँ फिर से मतलब रिपीट कर देता हूँ। नरेशन का मतलब होता है कथन, और कथन भी बताओ दो तरह का होगा, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं हिंदी में, इसको क्या कहोगे, प्रत्यक्ष, उसको क्या कहोगे, अप्रत्यक्ष कथन। इतनी बातें क्लियर है। अगर चाहोगे हिंदी में लिखना लिख लेना। नरेशन का मतलब क्या होगा, कथन। ठीक है ना, जो कहते हो ना पूरा सेंटेंस, एक कथन ही होता। हाँ, कि जो बातें आप कहा उठा के समझो, एक कथन है। हाँ जाइए, कोई बात नहीं। और डायरेक्ट नरेशन होगा, इनडायरेक्ट नरेशन होगा। और डायरेक्ट को क्या कहोगे, प्रत्यक्ष कथन, और इसको क्या कहोगे, अप्रत्यक्ष कथन। और डायरेक्ट नरेशन किसको कहेंगे, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीकर का स्टेटमेंट होता है ना, वो हमेशा क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन में आएगा। इनडायरेक्ट मतलब जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास से उस स्टेटमेंट को बाहर निकाल देते हैं और हू बहू नहीं लिखते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन कुछ जोड़ के बताते हैं कि वो कैसा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखो स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या सीखेंगे। ठीक है, अब देखो स्टेप नंबर 1 में आप लोग सीखोगे चेंज ऑफ पर्सन। सबसे पहले सीखते हैं, क्या सीखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। और चेंज ऑफ पर्सन में बताओ क्या सीखते हैं, बताओ पर्सन कितने तरह का होगा, 3 तरह का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। होता है कि नहीं होता, बताओ फर्स्ट पर्सन कौन से होंगे, बोलिए। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई अभी होता है, आपने पढ़ा भी होगा। सेकंड पर्सन का मतलब क्या समझोगे, बोलो। सेकंड पर्सन का मतलब क्या समझोगे, यू। और थर्ड पर्सन का मतलब क्या समझोगे, थर्ड पर्सन का मतलब क्या समझेंगे, इनके अलावा सभी। जैसे मैं लिख दूँ ही, सी, इट, या किसी का नेम आ जाए, सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर इन्हीं का प्लूरल बन जाता है दे। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, थर्ड पर्सन के। इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब देखो जब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन सीखते हैं तो चेंज ऑफ पर्सन में 3 चीज़ काम आता है। हम लोग कहते हैं SON, मतलब क्या होता है, सन, और 1 2 3 नीचे में लिखते हैं। ठीक है, इसके नियम पे काम करता है। कैसे, आई का मतलब समझोगे फर्स्ट पर्सन, इतनी बातें क्लियर है। आई का 1 का मतलब क्या समझोगे, फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब क्या समझोगे, सेकंड पर्सन, और 3 का मतलब क्या समझोगे, थर्ड पर्सन। क्या इतना समझ में आया है, बोलो। 1 2 3 का मतलब समझ में आ गया। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। और एस का मतलब क्या समझोगे, सब्जेक्ट। इतना बातें क्लियर है। एस का मतलब क्या समझोगे, सब्जेक्ट। ओ का मतलब क्या समझोगे, ऑब्जेक्ट। और एन का मतलब नो चेंज। इतनी बातें क्लियर हुआ। अब एक समरी में फर्स्ट पर्सन जब भी आपको दिखाई देगा, है ना, मतलब इसमें किसमें, डायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट पर्सन दिखाई देगा तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इतना बातें क्लियर हुआ। जब भी आपको सेकंड पर्सन दिखाई देगा तो आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है। और जब थर्ड पर्सन आपको सब्जेक्ट में दिखाई देगा यहाँ पे, तो उसको नो चेंज करेंगे, जैसे वैसे उतार देंगे। क्लियर हुआ। पहला स्टेप चेंज ऑफ पर्सन के समझ में आया। SON का मतलब समझ में आया। S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? तो इसको जल्दी से कॉपी कीजिए। ठीक है, देखिए अब हम लोग चेंज ऑफ पर्सन सीख चुके हैं, ठीक है ना।
अब दूसरे स्टेप में क्या सीखोगे, ये स्टेप नंबर 1 हो गया, स्टेप नंबर 1 का 1 समझना। स्टेप नंबर 1 का ही आप दूसरा पॉइंट क्या समझोगे, बी पॉइंट में मान लेते हो, इसको क्या समझा था, ए पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है। बी पॉइंट में क्या समझेंगे देखिए, जब भी आप सेज टू को ऑब्जेक्ट अगर आ गया तो आप सेज टू या से टू रहे या फिर क्या रहे, से टू रहे, ठीक है। तो आप इसको या विल से टू रहे या क्या रहे, विल से टू। आपने एक बात देखा, या तो प्रेजेंट टेंस है या फिर क्या है, फ्यूचर टेंस। अगर कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहा, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस रहेगा, तो इसको देखना चेंज ऑफ पर्सन नहीं करेंगे, सिर्फ चेंज ऑफ टेंस चेंज ऑफ पर्सन लागू होगा, लेकिन चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो, सेज टू विल से टू को किस में बदलोगे, टेल में बदल देना। अगर वैसे ही छोड़ दियो तो रॉन्ग नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक है कि इसको किस में बदल देना, टेल, और टेल के बाद डायरेक्ट जो लिखना है ऑब्जेक्ट लिखना। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो अभी समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का पूरा समझेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है अभी। देखो बी नंबर समझ में आया, बी पॉइंट, कि आप सेज टू को, से टू को या विल से टू को टेल में बदल देना। इतनी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप क्या लगा लेना, दैट लगा लेना। क्या लगा लेना, दैट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे करोगे, फिलहाल ये बेसिक है। अब बताओ, पहला सेज टू, से टू या विल से टू किस में बदल दोगे, टेल में। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सेम सेम लिख देना। सी पॉइंट में क्या समझना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगा देना, दैट लगा देना। क्यों लगाते हैं ये बातें समझेंगे, ठीक है ना। फिलहाल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कैसे कैसे चेंज हुआ है, ठीक है, और कुछ तो नहीं है। अब देखो, मैंने ही का ही लिखा है कि नहीं लिखा, सेज टू के बदले क्या लिखा है, टेल्स लिखा है। अभी बताएं क्यों चेंज होता है, कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है। सेज टू के बदले अगर ऑब्जेक्ट है इसके बाद सेज टू के बदले, तो आप सेज टू को सेज टू में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर टेल्स में बदल दिया तो उसको अच्छा माना जाता है, बस यही क्लियर है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप ऑब्जेक्ट दे दीजिएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे, दैट। इतनी बातें क्लियर है। अब खुद बताओ, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताइए, इस ये तो है सब्जेक्ट है ना, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा भाई, सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ही। अब बताओ, चेंज ऑफ टेंस तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब भी फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब रहता है या प्रेजेंट टेंस में रहता है तो कभी भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन होगा। बातें क्लियर है। अभी बताएंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। फिलहाल ये समझ लो कि जहाँ देखो प्रेजेंट में है कि नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, ये क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है। ये जब प्रेजेंट में होगा तो उसको चेंज टेंस नहीं करेंगे, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन करेंगे। यहाँ पे देखो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ही। और ही के अकॉर्डिंग बताओ, एम नहीं आता, क्या लगाओगे, इज। और को बताओ यहाँ पे चेंज ऑफ टेंस हुआ क्या, नहीं हुआ है, ही के अकॉर्डिंग इज ना लगाओगे, वही प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है। बातें समझ पा रहे। उसके बाद बताओ, योर सेकंड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन का कैटेगरी है, तो बताओ किसके पास जाओगे, ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट के पास जब गए तो क्या बन गया, मी। क्लियर है। और मी का बताओ, ये एडजेक्टिव फॉर्म होता है यू का योर, तो मी का क्या बनाओगे, एडजेक्टिव फॉर्म, माई बनेगा ना, तो यहाँ पे क्या लिखा, माई फ्रेंड। समझ में आया कैसे चेंज हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये एग्जाम्पल था कि कैसे कैसे चेंज हुआ, वो बेसिक बताएं। अब हम लोग सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। क्लियर है। चलिए अब हेडिंग डालिए कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। लिखिए हेडिंग में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब लिखिए। रिपोर्टिंग वर्ब लिखने आएगा, बाद में उतार लीजिएगा। लिखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब लिख के डैश दीजिए, ठीक है। लिखिए, देखो तुरंत याद भी आ जाएगा। देखो कॉमा ये लिखा हुआ है ना। अब इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, तो बताओ इसी कॉमा को आपने उलट दिया, और एक से जब ज़्यादा हो जाता है तो आप क्या बोलते हो, सिंगुलर से प्लूरल बनता है कि नहीं बनता है, तो कॉमाज इसको कह दिया। सर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास कैसे कह रहे हैं, समझ रहे हैं। इसको क्या कहोगे, कॉमा, इसको जब उलट दिया तो क्या कहोगे, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टा हुआ। अब इसको क्या कहोगे, एक से ज़्यादा हो तो इन्वर्टेड कॉमास हो गया। समझ रहे, नहीं तो बोलोगे। अब देखो लिखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले कथन में देखो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। आप ये लिख के रिपोर्टिंग वर्ब लिख के डैश दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब लिख के डैश दीजिएगा। लिखेगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है, जो वर्ब होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इतना बातें क्लियर है? चलो याद आ गया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। याद आ गया? रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उस वर्ब को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। एक बार और, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इसका मतलब आप शॉर्ट में इसको क्या आर भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए अब बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? नोट में लिखना NOTE नोट। अगर या प्रेजेंट या फ्यूचर में होते हैं, 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 अगर या प्रेजेंट या फ्यूचर में होते हैं तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता, तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होता है, सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन होता है। यानी सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, चेंज ऑफ टेंस या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं करेंगे। क्योंकि हम लोग 3 बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। पहले स्टेप में पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन, दूसरे स्टेप में चेंज ऑफ टेंस और तीसरे स्टेप में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर है? तो आपने देखा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या रहेगा? प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस रहेगा, कभी भी उसमें चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच कभी नहीं करेंगे, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन हमेशा होगा। क्लियर है? इसीलिए देखो, क्या इसमें चेंज ऑफ टेंस हुआ है? बोलोगे चेंज ऑफ टेंस नहीं हुआ, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन हुआ। बोलोगे यस। और पर्सन को चेंज करने के लिए आप क्या लगाओगे? हमेशा फर्स्ट पर्सन जहाँ आएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन आएगा किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन आएगा नो चेंज करेंगे। इतना बातें क्लियर है? और कुछ नहीं करना है, इतनी बातें लिख लेना। सेज टू के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, देखो सेज टू अगर आ गया तो हमेशा ऑब्जेक्ट लेगा ही, ठीक है ना? तो अगर सेज टू को सेज टू में छोड़ भी दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बेहतर है कि टेल्स में बदल देते हैं, ठीक है ना? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाते हैं? दैट। क्लियर है? अब क्यों, ये भी देख लेना क्यों लगाते हैं। जब कभी भी पूरी स्टेटमेंट लिखा रहे, ठीक है ना, तो हमेशा कंजंक्शन दैट ही आता है 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और कुछ नहीं आता वहाँ पर। क्लियर है? बताइए, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंस है कि नहीं? देखो ही सेज टू मी, उसने वह मुझसे कहता है, ठीक है ना? आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो बताओ ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है कि नहीं है? जब दोनों सेंटेंस अलग अलग है और 2 सेंटेंस को हमेशा जोड़ोगे तो एक ही कंजंक्शन काम आएगा, वो क्या है? दैट। इसीलिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए दैट लगाते हैं यहाँ। और भी देखोगे कहीं, देखो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे 5 तरह का सेंटेंस होता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? आपको बताए भी थे, याद है? असर्टिव सेंटेंस, जिसको आप इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हो, या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बताए थे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और 5 का नरेशन हम लोग स्टेप वाइज करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। लेकिन पहले ये जो बातें बता रहे एकदम माइंड में जाना ही चाहिए। क्लियर है? वंस अगेन फिर से रिपीट कर लो। नरेशन बताओ कितना तरह का? 2 तरह का, या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। देखो, डायरेक्ट नरेशन को ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन को ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट नरेशन उसको कहते हैं जो कॉमा इन्वर्टेड सीधा सीधा ये समझ लेना कि जो वक्ता की कथन को हूबहू कह देते हैं, मतलब उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करते, तो उसको क्या कहोगे? डायरेक्ट, है ना? द स्टेटमेंट वी कैन नॉट बी चेंज, वी हैव टू राइट द सेम स्टेटमेंट विद द स्पीकर स्पीक। जो भी स्पीकर कहता है, बोलता है, उसको एकदम सेम स्टेटमेंट में कहते हैं, उसको क्या कहोगे? डायरेक्ट। व्हेन वी चेंज, है ना, द स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू, है ना, माइंड, मतलब माइंड या फिर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हो और भी चेंज करने के लिए रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हो, उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट, ठीक है ना? और जैसे चेंज करोगे तो कुछ ना रूल रेगुलेशन होना ही चाहिए। तो रूल रेगुलेशन कैसे काम आता है, यह हम लोग ने सीखा सन के नियम पे और इसके नियम पे। और भी काम है आगे, लेकिन कोई भी मतलब अभी डॉट ना हो, फिलहाल स्टेप नंबर 1 ही चले तो बेहतर है।
इनडायरेक्ट समझ में आया? जब वक्ता के कथन को हूबहू ना लिखते हैं, अपने शब्दों में लिखते हैं, है ना, तो इसको क्या कहोगे? इनडायरेक्ट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, स्टेप नंबर 1 में चेंज ऑफ पर्सन, और चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? SON, सन, और सन में नीचे मेरा लिखेंगे 1 2 3, और सन में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, ओ मतलब ऑब्जेक्ट होगा, इन मतलब नो चेंज, और फर्स्ट मतलब 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। क्लियर है? और जब भी फर्स्ट पर्सन आपको दिखाई देगा, अब बताओ रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या होता है अब देखो, इसी में होगा रिपोर्टेड स्पीच, लिख के आप डैश दीजिएगा। क्या लिखोगे? रिपोर्टेड स्पीच लिख के डैश दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच लिख के डैश दीजिए। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लिखोगे? रिपोर्टेड स्पीच लिख के डैश दीजिए। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लिखोगे? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, चलो लिखो। जो कॉमा देखो, फिर लिखोगे कॉमा है, इन्वर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा, तो इन्वर्टेड किया हुआ है, उल्टा हुआ है, और कॉमास इसको कहोगे क्योंकि एक से ज़्यादा है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। समझ में आ गया? अब देखो हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहा था? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। इतने बातें समझ में आया था? और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहोगे? जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट होता है, जो सेंटेंस जो किस में होता है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट होता है, जो सेंटेंस होता है, उसको क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। बताओ, रिपोर्टेड स्पीच याद रहेगा? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? लिखिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट होता है या सेंटेंस होता है, उसे सेंटेंस या स्टेटमेंट होता है, उसे जिसको कथन कहते हो ना, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस या स्टेटमेंट या कथन, ठीक है, होता है, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्लियर है? रिपोर्टिंग वर्ड रिपोर्टेड स्पीच में अंतर समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब याद कैसे रखोगे? देखो हमेशा देखो, सबसे पहले आपने टेंस पढ़ा होगा तो कंटिन्यूअस टेंस पहले आता है, आता कि नहीं आता? तो बताओ रिपोर्टिंग का मतलब देखो ING उसमें आता कि नहीं आता? ING का केस में आता कंटिन्यूअस टेंस में, तो पहले क्या लिखोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? और रिपोर्टेड मतलब देखो प्रेजेंट परफेक्ट बाद में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद ही पढ़ाते हैं उसको, तो इसको क्या कहोगे? परफेक्ट में बताओ थर्ड फॉर्म वर्ब आता है, तो इसको क्या करना? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग पहले, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच। इतनी बातें क्लियर है? तो ये लॉजिक लिख लेना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या कहोगे? जो कहा हुआ बात है उसको क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। और जो बताएगा उसके बारे में, ठीक है ना, जो बाहर रहेगा उसके बारे में बताएगा, क्या कहोगे? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर है? अब देखो एक होता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, मतलब किसका वर्ब? रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। अब खुद बताओ रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब यहाँ है कि नहीं है? बोलो है ना? चलो हेडिंग डालना, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसमें हेडिंग डाल देना, द वर्ब ऑफ, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये हेडिंग डालिए, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो एकदम इजी, भी तुरंत याद आ जाएगा। देखो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है, देखो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है उसे ही द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखो कितना इजी है, देखो कोई भारी है? बोलोगे नहीं। रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है, देखो बिना वर्ब के सेंटेंस तो बनना मुश्किल है, तो अब बताओ जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब होता है उसे क्या कहोगे? रिपोर्टेड, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इतना बातें क्लियर है? लिख लोगे? जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ब होता है उसी वर्ब को क्या कहेंगे? द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? तो इसको क्या कहोगे? द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। बताओ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है कि पास्ट में? देखो एमिजार बताओ प्रेजेंट में है कि नहीं है? ये अभी काम देगा, कैसे कैसे चेंज होगा, एकदम बेसिक बातें। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो हम लोग चलते हैं स्टेप नंबर 1 को अब सॉल्यूशन करने के लिए, ठीक है? इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो
हम लोगों ने 3 चीज़ अभी यहाँ पे समझा है। रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच है, इसको क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच, RS, समझ रहे? इसको क्या कहोगे? द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ब ऑफ, इसको क्या कहोगे? रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर है? चलो क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है? इसको जल्दी से उतारना। चलिए अब हम लोग फिर इस पे क्या कहेंगे? चेंज ऑफ पर्सन पे हम लोग आज एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है ना? जितनी बातें बताया है वो इतना बात क्लियर है कि नहीं? देखो धीरे धीरे कोई भी डॉट नहीं रहेगा, रेगुलर सिर्फ फोकस करते रहना इसके ऊपर, ठीक है? अब देखो एक सेंटेंस लिख लेते हैं। हाँ वो ही सेज टू मी, क्या लिखा है? ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना? ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर। आपको कुछ बातें ध्यान रखना है। बताओ रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शॉर्ट पे कहेंगे। बताओ द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इसको कहेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको चेंज करने के लिए 3 बातें ध्यान रखना है बस। सेज टू को किस में बदलना है? टेल या टेल्स में, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट होगा। खुद बताओ ही है तो सेज को किस में बदलोगे? टेल्स में। बताओ ये सिंगुलर है तो ये भी तो वर्ब सिंगुलर होगा ना? क्लियर है? और बताओ टेल अपने बाद डायरेक्ट क्या लेगा? ऑब्जेक्ट लेगा। आगे चल के पढ़ेंगे कि टेल के बाद टू क्यों नहीं लगा रहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा रहे, बल्कि से के बाद आप क्या लगा देते हो? टू लगा के ऑब्जेक्ट लगा रहे, इसमें अंतर है, ठीक है ना? देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप क्या लगाओगे? दैट लगाओगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 2 सेंटेंस को आप जोड़ रहे हैं। खुद बताओ थर्ड पर्सन अभी सीख के आए हो, नो चेंज होता है, तो ही का बताओ ही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बताओ आपने बताया रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में होगा तो चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा, लेकिन चेंज ऑफ पर्सन होगा, है ना? लेकिन चेंज ऑफ पर्सन में गए तो बताओ थर्ड पर्सन है कि नहीं है ना? थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन बताओ नो चेंज होता है ना? बताओ खुद बताओ आगे चल के चेंज ऑफ टेंस होगा? बोलोगे नहीं होगा, बोलोगे नहीं। क्यों? रिपोर्टिंग वर्ब में अगर फ्यूचर या क्या रहेगा? प्रेजेंट, तो कभी भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। तो खुद बताओ ही के अकॉर्डिंग इज लगाएंगे और डॉक्टर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सेम टू सेम समाप्त होगी। स्टेप नंबर 1 क्लियर है था? बताओ दूसरा देंगे एग्जाम्पल तो बनेगा। चलो मैं लिख रहा हूँ ही, फिर लिख रहा हूँ सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना? यू आर अ डॉक्टर। चलो एकदम बेसिक बातें हैं, इतनी आपको आनी ही चाहिए। बोलो क्या लिखोगे? ही, बताओ टेल्स लगाओगे, और टेल्स के बदले अगर किसी ने सेज टू मी लिख दिया तो भी सही है, गलत बात नहीं है, लेकिन बेहतर है चेंज कर देना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप क्या लगाओगे? दैट। सेकंड पर्सन बताओ कहाँ जाएगा? अभी बताए हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बताइए ये ऑब्जेक्ट के पास पहुँचेगा ना? बताओ यहाँ पे ये स्टेटमेंट में सब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? और आपको बताए हैं कि दैट जो कंजक्शन है अपने बाद पूरा सेंटेंस लेता है कि नहीं लेता? और सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट से शुरुआत करोगे कि नहीं करोगे? बताओ यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो यू तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि बताओ सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट में बताओ मी है, तो मी का सब्जेक्ट बताओ आई होता है कि नहीं होता? क्लियर हुआ? आई कैसे लिखें? और आई के अकॉर्डिंग बताओ यू के अकॉर्डिंग आर आ रहा था, तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम लिखेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो कभी भी चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। बातें समझ रहे? आई एम बताओ अ डॉक्टर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कोई दिक्कत तो नहीं होगा? पक्का? अब बताओ तीसरा नंबर देंगे तो खुद से बना लोगे कि नहीं बना लोगे? पक्का? अब देखो मैं लिखूँ ही सेज टू यू, ही सेज टू यू, ऐसा कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, है ना? अब ले लेते हैं आई एम अ डॉक्टर। अब बना के दिखाइए तो। अब बताओ ही का ही लिखेंगे, सेज टू के बदले क्या लगा लेंगे? टेल्स, और उसके बाद क्या लगाओगे? यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या लगाओगे? दैट। देखो जब भी घर टूटा है तब दिक्कत की बात है, घर तो तोड़ दिया, दैट तो लगा दिया, लेकिन बताओ जैसे घर तोड़ने के बाद आप पर्सन से मुलाकात करेंगे, जैसे पर्सन आएगा फर्स्ट कहाँ भागना? सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट बताओ ही है तो बोलेगा ही में चेंज हो जाए मेरा। क्लियर हुआ? बताओ रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, चेंज ऑफ टेंस नहीं, दिक्कत ही नहीं, खाली चेंज ऑफ पर्सन सिखा रहा हूँ आज। तो अब बताओ ही के अकॉर्डिंग इज आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे? अब बताओ या डॉक्टर लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, फुल स्टॉप, खत्म। पक्का? बोलो अगर घर से देंगे बनाने के लिए तो बना लोगे? पक्का? चलो क्या किसी को डाउट रह गया है? बोलो किसी को डाउट रह गया है? नहीं ना? इसको कॉपी कीजिएगा और जल्दी से फिर दूसरा स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है? चलिए
अब मैं मतलब ग्रुप पे आपको शेयर कर दूंगा इसका एक्सरसाइज और आप इसको बना लीजिएगा। फिलहाल हम लोग जो पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई? नरेशन। नरेशन कितने तरह, नरेशन का मतलब कथन, जितनी भी बातें होती हैं जो स्टेटमेंट आप बोलते हो, जैसे बाहर आ जा रहा है, सब एक तरह से एक कथन है। और ये बात हम किसी और को शेयर कर दें तो दो तरह से होता है। जैसे मैं अपनी बातें शेयर हूबहू किसी से कर दिया, यानी मैं आपसे कहा अपनी बातें और वही बात आप किसी और से कहो, तो इसको कहेंगे डायरेक्ट। और वो कोई मिक्स करके अपनी बातों को किसी से कहता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहोगे? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन समझ में आया? दो तरह का नरेशन होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद आगे चल के पढ़ें डायरेक्ट नरेशन का डेफिनेशन, इनडायरेक्ट नरेशन का डेफिनेशन पढ़ें। फिर हम लोग ने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। उसके बाद पर्सन हमने भी पढ़ा, चेंज ऑफ पर्सन कैसे होता है। और नरेशन में आपने पढ़ा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन कैसे कैसे किया वो देख लिया आपने। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, है ना। उसके बाद आपने एक्सरसाइज पढ़ा, सेस को टेल से बदलना, उसके बाद मी लगाना, दैट। अब इससे एक्सरसाइज हम लोग भेज देंगे किस पे? ग्रुप पे, उसको बना के आइएगा, ठीक है। और जितना है नहीं समझ में आया तो फिर से 2-3 बार वीडियो देखना घर पे जाके, ठीक है ना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ना पढ़ने के वजह से आप लोग का कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर होता है, पढ़ने लगोगे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक नहीं 2 बार 3 बार 4 बार ज़रूर पढ़ें, कोई भी डॉट नहीं होगा। रेगुलर मतलब वीडियो अगर जाएगा ना तो कोई भी डॉट नहीं होगा, 2-3-4 बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, और आज नंबर 1 हम लोग क्लियर कर लिया, डे 1 नरेशन क्या होता है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ठीक है। और शेयर कर देना सबको, क्लियर है ना, अपने दोस्तों को जो पढ़े लिखे हैं। आज इनका चेंज ऑफ ये टेंस क्लियर नहीं है फिर दिक्कत होगा, और ये स्टेप नंबर 1 भी क्लियर नहीं है तो और दिक्कत होगा। स्टेप नंबर 1, 2, 3 ऐसे करके पढ़ाएंगे तो फिर स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 से जुड़ा होगा, स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 3 से जुड़ा होगा, ठीक है ना। सब एक दूसरे से चेंज ऑफ पर्सन आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो इस बात को आप शेयर कर देना सबको, दिक्कत नहीं होगा। हम लोग कब पढ़ेंगे? कल, ठीक है। चलो।